Hi class, welcome to another session of Income from Business and Profession. इस क्लास में साहब हम सीखेंगे मेथड ऑफ अकाउंटिंग। सर हम तो इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। हाँ बट इनकम टैक्स पढ़ रहे हो भैया, बट आपको मेथड ऑफ अकाउंटिंग इनकम टैक्स वाले किस बेसिस पे करते हैं वो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए आइए हम सीखें ये चीज़। सब मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो है वो सेक्शन 145 के तहत आता है। 145(1) क्या कहता है कि देर आर टू सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग, वन इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड द अदर वन इज मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये तो हमने बचपन से सीखते आ रहे हैं। कैश बेसिस हमको पता है, मर्केंटाइल बेसिस अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमको पता है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय एन एसएससी ऑन कॉम्पनसे सॉरी एक्सेप्शन है। सो जितना भी आपका इनकम टैक्स का काम होगा वो सारा का सारा वो लोग मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को ट्रीट करते हैं। ठीक है जी। एक्सेप्शंस टू सेक्शन 145(1) क्या है? ये मर्केंटाइल सिस्टम कब फॉलो नहीं होगा? तो इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय एन एसएससी ऑन कॉम्पनसेशन और एनहांस्ड कॉम्पनसेशन शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड, यानी कि ये कैश बेसिस पे हो जाएगा। कोई कॉम्पनसेशन या इनहैंस्ड कॉम्पनसेशन आपको मिलता है तो वो उस दिन के अंदर में, जिस ईयर के अंदर में आपका आता है उस ईयर में ये फॉल करेगा। सो फॉर एग्जांपल आपको एक कॉम्पनसेशन मिला, अग्री हुआ आपके संग में 1 सितंबर 2024, 11 सितंबर 2024 को मिला आपको 21 अगस्त 2025। आप इसको 24-25 में टैक्स करोगे कि 25-26 में टैक्स करोगे? मतलब कि फाइनेंशियल ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर होगा फॉर दिस कॉम्पनसेशन विल बी 25-26। ठीक है साहब। तो अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव बाय एन एसएससी ऑन कॉम्पनसेशन, आपको यहां पे कॉम्पनसेशन मिला 10 लाख का, मगर उसका इंटरेस्ट मिला 1 लाख का, उसको अग्री हुआ था 11 सितंबर को, मिला 21 अगस्त को, तो ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पोर्शन है, वो 25-26 के अंदर में आपका फॉल करेगा। इनकम रेफर्ड टू इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 18, that is assistance in the form of subsidy or grant or cash incentive or duty drawback or waiver or concession or reimbursement by whatever name called। मतलब कस्टम्स का ड्यूटी ड्रॉबैक हो सकता है, आपका सब्सिडी मिल सकती है गवर्नमेंट की तरफ से, आपका कैश इंसेंटिव मिल सकता है गवर्नमेंट की तरफ से, आपको ग्रांट्स मिल सकते हैं। ग्रांट्स मतलब गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है कि आप भला काम करिए। by whatever name called by central government or state government or any authority or body or agency in cash or in kind। मतलब आपको पैसे भी मिल सकते हैं, आपको कोई सामान भी मिल सकता है या लैंड भी मिल सकती है। to the assessee shall be deemed to be the income of the previous year in which it is received। जब ये मिल जाएगा भैया, इनकम टैक्स वालों को भी सरकार पे भरोसा नहीं है कि देने को भाई साहब 10 साल लगा दे, नहीं, जस्ट किडिंग। बट देन क्या होता है कि फॉर्मेलिटीज करते करते बहुत टाइम निकल जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। आपको एक जमीन चाहिए, गवर्नमेंट जमीन के ऊपर में गैजेट निकालेगी, उसके ऊपर में कोई आपको प्रॉब्लम आ गई, किसी ने डिस्प्यूट कर दिया, फिर गवर्नमेंट डिस्प्यूट सॉल्व करेगी, खुद करके देगी सब कुछ आपको, तो इसमें टाइम लग जाता है। तो इसलिए जिस साल में आपको रिसीव हुआ उसी साल में आपको टैक्स देना है इसके ऊपर। इफ नॉट चार्ज टू इनकम टैक्स फॉर एनी अदर प्रीवियस earlier previous year। तो ये मेथड ऑफ आपका अकाउंटिंग है कि आपको मर्केंटाइल सिस्टम हमेशा तैयार रखना है, और इसी के पे ही गवर्नमेंट ने कुछ
जैसे हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वैसे ही गवर्नमेंट ने यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डाल रखे हैं. Central government is empowered to notify by the official gazette from time to time income computation and disclosure standards. क्या है? Income computation and disclosure standards. हमारा अकाउंटिंग में क्या है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ठीक है, ये मोटा मोटी दोनों एक ही तरीके से चल रहे होते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट दोनों के एक ही चल रहे होते हैं, क्योंकि सीए के इंस्टीट्यूट ही बना रहा होता है. टू बी फॉलोड बाय एनी क्लास और ऑफ असेसीज और इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लासेस ऑफ इनकम. तो इनकम के अंदर में किस तरीके से क्या क्या आएगा, किस तरीके से आप अकाउंटिंग करेंगे, तो ये आपको आईसीडीएस ये फॉलो करवाता है. द नोटिफाइड आईसीडीएस हैव बीन फॉलोड बाय ऑल असेसीज. हमारे यहाँ पे अगर इंड एएस के अंदर में कोई छूट दी भी जाती है तो आईसीडीएस में कोई छूट नहीं मिलती. सारे असेसीज को ये फॉलो करने ही पड़ेंगे. ऑल असेसी फॉलोइंग द मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी. तो पीजीबीपी के अंदर में आपको अगर फॉलो कर रहे हो या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में फॉलो कर रहे हो तो आपको ये फॉलो करने पड़ेंगे. Other than an individual or an HUF who is not required to get their accounts in the previous year audited in accordance with the provisions of section 44AB are not required to maintain these accounts. कहने का भाव, अगर आप टैक्स ऑडिट करा रहे हैं अपना, अगर आप फॉल कर जाते हैं 44AB टैक्स ऑडिट के अंदर में, तो आपको ये फॉलो करना है, नहीं तो आप आराम से अपना ट्रेडिशनल वे ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते रहिए. ICDS 1 आपका अकाउंटिंग पॉलिसीज है, ICDS 2 आपका वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज है, किस तरीके से कॉस्ट, मार्केट प्राइस, वो सब चीजें लगभग सेम है. ICDS 3 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है, रेवेन्यू रिकग्निशन आपका 4 है, 5 है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, फिर उसके बाद इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स, सिक्योरिटी मतलब जो ट्रेडिंग्स वगैरह जो सिक्योरिटीज होती है हमारी, बोरोइंग कॉस्ट, प्रोविजंस फॉर कंटिजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिजेंट एसेट्स. ये और कंटिन्यू होगा, बट अभी के लिए ये 10 है. ठीक है, तो ये सारे के सारे आईसीडीएस हमारे को फॉलो करने हैं अगर हम 44AB हम लोग ऑडिट कराते हैं तो. और इनको जानना थोड़ा सा जरूरी भी है कि अगर आप इंडेस पढ़ लिया आपने तो लगभग ये सेम ही होते हैं, बहुत ही माइनर सा अगर चेंज हुआ तो हुआ, वैसे लगभग 99% सेम होता है. तो आज की क्लास आप यहीं तक. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. बाय बाय.